1947। एक तरफ आजादी का जश्न और दूसरी तरफ एक ऐसा भौगोलिक और संवैधानिक दुष्स्वप्न जिसने इस नए राष्ट्र के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम उस विशाल संकट की गहराई में उतरेंगे जिससे भारत को अपनी आजादी की पहली सुबह ही जूझना पड़ा। जरा सोचकर देखिए, 565 रियासतें। स्वतंत्रता अधिनियम ने इन सभी को एक अजीब सी आजादी दे दी थी। भारत में शामिल हों, पाकिस्तान जाएं या फिर पूरी तरह स्वतंत्र रहें। ये सचमुच इस नवजात देश के सीने पर बंधे 565 टिकिंग टाइम बॉम्ब्स थे। देश के तुरंत कई टुकड़ों में बंटने का, जिसे बल्कनाइजेशन कहते हैं, एक बहुत ही सीधा और भयानक खतरा मंडरा रहा था। इस खतरे का पैमाना क्या था? कल्पना कीजिए कि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप अचानक सैकड़ों छोटे छोटे बिखरे हुए टुकड़ों में टूट रहा है। उस समय इन अलग अलग हिस्सों को फिर से जोड़कर एक अखंड गणतंत्र बनाने के लिए जिस अदम्य इच्छा शक्ति की जरूरत थी, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन इस नामुमकिन सी लगने वाली समस्या का समाधान एक महान रणनीतिकार के पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका सफर 1918 के खेड़ा सत्याग्रह से शुरू हुआ था और फिर 1928 में बारडोली सत्याग्रह, जहां उनके कुशल नेतृत्व ने ही उन्हें सरदार की उपाधि दिलाई। इसी लंबे जमीनी संघर्ष ने उन्हें 1947 की इस सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका के लिए तैयार किया था। और फिर बनी एक अजेय कूटनीतिक टीम, सरदार पटेल और उनके बेहद काबिल सचिव वीपी मेनन। इन दोनों ने 25 जून 1947 को नवगठित राज्य विभाग की कमान संभाली। इनका एकमात्र लक्ष्य था रियासतों के एकीकरण के रास्ते में आने वाली उन तमाम बाधाओं को पार करना जो उस वक्त सच में पहाड़ जैसी लग रही थीं। अब पटेल योजना की रणनीति देखिए, बहुत ही सीधी लेकिन जबरदस्त कूटनीतिक। राजघरानों के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र रखा गया। इसके तहत केवल 3 चीजें, रक्षा, विदेशी मामले और संचार, भारतीय संघ को सौंपनी थीं। और इसके बदले में शांतिपूर्ण विलय के लिए शाही परिवारों को वित्तीय मुआवजे के तौर पर प्रिवी पर्स की पेशकश की गई। ये वाकई एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। सरदार पटेल को इस बात का पूरा एहसास था कि ये सब कितना नाजुक है। 1949 के अपने एक भाषण में उन्होंने साफ कहा था कि ये उस तरह की स्वतंत्रता नहीं है जो हम चाहते थे। उनका मानना था कि इस आज़ादी को सावधानी से संवारना होगा, इसे उचित रूप से भोजन, वस्त्र और मजबूती देनी होगी, यानी इसे जीवित रखने के लिए तत्काल और बलपूर्वक एकीकरण की सख्त जरूरत थी। खैर, ये सब इतना आसान भी नहीं था। सभी रियासतें शांति से नहीं मानी। कुछ सीमाओं पर तनाव बहुत तेजी से भड़क उठा, जहां शासकों ने इन कूटनीतिक प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। और इस प्रतिरोध के सबसे बड़े और खतरनाक केंद्र बनकर उभरे जूनागढ़ और हैदराबाद। इन दोनों रियासतों की स्थिति में एक बहुत ही अजीब और आक्रामक विरोधाभास था। जूनागढ़ में शासक एक मुस्लिम नवाब थे, जबकि 86% से अधिक आबादी हिंदू थी। फिर भी नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया। और दूसरी तरफ था हैदराबाद, एक विशाल बेहद अमीर राज्य जो चारों तरफ से भारतीय जमीन से घिरा था और जिसके शासक निजाम उस्मान अली खान ने पूरी तरह से स्वतंत्र रहने की जिद पकड़ ली। तो जूनागढ़ के संकट को बहुत ही रणनीतिक ढंग से संभाला गया। जैसे ही नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने की घोषणा की, कूटनीतिक दबाव बनाते हुए एक आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई। आखिरकार नवाब को राज्य छोड़कर भागना पड़ा। फिर फरवरी 1948 में एक जनमत संग्रह हुआ, जहां जनता ने भारी बहुमत से भारत के काठियावाड़ क्षेत्र के साथ रहने के पक्ष में वोट दिया। पाकिस्तान के पक्ष में केवल 90 वोट पड़े। लेकिन हैदराबाद की कहानी इतनी शांतिपूर्ण नहीं रही। वहां स्थिति एक हिंसक दुष्स्वप्न में बदल चुकी थी। निजाम का एक अर्धसैनिक समूह था, रजाकार, जिसका नेतृत्व कासिम रिजवी कर रहा था। इस समूह ने भारतीय एकीकरण का समर्थन करने वालों पर क्रूर अत्याचार शुरू कर दिए। इसी के जवाब में वहां मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम नाम से एक बड़ा जमीनी प्रतिरोध शुरू हुआ। जब बातचीत और कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो गए और हैदराबाद में हिंसा बेकाबू हो गई, तब एक सख्त कदम उठाना ही था। सरदार पटेल ने एक निर्णायक सशस्त्र पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया, ऑपरेशन पोलो। 13 सितंबर 1948 को ये त्वरित सैन्य हस्तक्षेप शुरू हुआ और महज 4 दिन के भीतर निजाम की सेना और रजाकारों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया गया। हैदराबाद अब भारतीय संघ का हिस्सा था। हालांकि
इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत ही दुखद मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ी जिसे भूलना नहीं चाहिए। पंडित सुंदरलाल समिति की रिपोर्ट का अनुमान है कि इस अस्थिर और हिंसक संक्रमण के दौरान केवल हैदराबाद में भड़की हिंसा में 27,000 से 40,000 के बीच लोगों की जान गई। ये उस दौर की भयावहता की एक बहुत ही गंभीर याद दिलाता है। अब भविष्य में इस तरह के विखंडन का खतरा दोबारा कभी न पैदा हो, इसके लिए एक बेहद मजबूत प्रशासनिक ढांचे की जरूरत थी। और यही सरदार पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज की नींव रखी। इसे उन्होंने भारत का स्टील फ्रेम कहा, जिसका मुख्य काम देश की एकता और अखंडता को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना था। बिना किसी बाल्कनाइजेशन के इस पूरे उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोने के इस अथक अभियान ने सरदार पटेल की विरासत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इसी वजह से उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। देश को एकजुट करने के उनके इसी अभूतपूर्व संकल्प का सम्मान आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में शान से खड़ा है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए, यदि 1947 में भारत का ये स्टील फ्रेम लड़खड़ा जाता तो आज दक्षिण एशिया का नक्शा कैसा दिखता? ये सवाल हमें इस बात का एहसास कराता है कि ये नवजात देश अपने जन्म के समय ही पूरी तरह से बिखरने के कितने करीब था।